हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो काफ़ी लोगों को दिया जाता है। जी, हम बात करें इंजेक्शन केनाकोट के बारे में। क्या है ये, कब लगाते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या क्या इनकी गलतफहमियाँ होती हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके डोज के बारे में बात करेंगे और किन कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो में एंड तक बने तो वीडियो को फुल वॉच करें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम दोस्तों बात करेंगे इस इंजेक्शन के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। पहले हम बात करते हैं इसके ब्रांड के बारे में। तो ये जो होता है, इसके ब्रांड नेम हो जाए केनाकोट होता है, जो अबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और उसकी कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर ट्रामसिनोलोन एसीटोनाइड पाया जाता है। इसका जो कंटेंट होता है ट्रामसिनोलोन एसीटोनाइड होता है। और इसके 1 ml की बात करें तो उसके 1 ml में 40 mg ये इंजेक्शन पाया जाता है। और कंपनी की बात करें तो ये अबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है जिसमें ट्रामसिनोलोन होता है जो 40 mg पर ml होता है, यानी कि इसके 1 ml में 40 mg ट्रामसिनोलोन पाया जाता है। काम क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को, रेडनेस को और पेन को और जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को ब्लॉक करता है। इसके अलावा एक पोटेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड होता है जिसमें ट्रामसिनोलोन एक्टिनॉइड होता है जो 5 to 10x यानी कि 5 से 8 गुना ज़्यादा कॉर्टिसोल से ज़्यादा पावरफुल है और इन्फ्लामेशन को ब्लॉक करता है ये। अब हम इसके इंजेक्शन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर बाइंडिंग के तौर पे कैसे काम करता है। तो ये जो इंजेक्शन होता है ट्रामसिनोलोन बॉडी के सेल्स के इनसाइड जाकर ये क्या करता है, जो बॉडी के हमारी सेल होती है उसके अंदर जाकर क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड करता है। उसके साथ इस बाइंडिंग से जीन ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस होते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोटीन जो बढ़ते हैं और प्रो इन्फ्लामेटरी कम होते हैं। ये क्या करेंगे, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड करता है ये जो इंजेक्शन होता है। और उसके साथ साथ क्या है, जीन ट्रांसक्रिप्शन जो चेंजेस होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स बढ़ते हैं और जो प्रो इन्फ्लामेटरी वो कम होते हैं। अब देखते हैं ये एंजाइम को कैसे इनहिबिट करता है। ये फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को ब्लॉक करता है जिससे अर्किडोनिक एसिड नहीं बनता है। ये हमारी बॉडी में जो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो अर्किडोनिक एसिड होता है वो नहीं बनता है। कॉक्स और लॉक्स एंजाइम भी डाउन रेगुलेट्स होते हैं। इससे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइनेस होता है जो इन्फ्लामेशन के मेडिएटर होते हैं, यानी कि जो इन्फ्लामेटर का एक जरिया होता है, जो मेडिएटर होते हैं उनको ब्लॉक हो जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ये कॉक्स और लॉक्स एंजाइम होता क्या है। तो पहले हम बात करेंगे कॉक्स, जिसको हम साइक्लोऑक्सीजिनेज, और लॉक्स को क्या बोलते हैं, लाइपोऑक्सीजिनेज बोलते हैं। दोनों बॉडी में एंजाइम होते हैं। ये हमारी बॉडी में 2 तरीके के एंजाइम होते हैं जो अर्किडोनिक एसिड से बनने वाले केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं। ये केमिकल क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर और एलर्जी के रिस्पॉन्स में काम करते हैं। ये जो कॉक्स होता है ये 2 टाइप के होते हैं। पहला जो कॉक्स ये नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए, जैसे कि स्टमक की प्रोटेक्शन, प्लेटलेट्स फंक्शन, इनमें रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो कॉक्स 2 होता है ये इन्फ्लामेशन और पेन के टाइम एक्टिव होता है। इसको ब्लॉक करने वाले जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि एस्पिरिन हुआ, आइबुप्रोफेन हुआ, डाइक्लोफेनेक, ये जो एनसेड्स होते हैं जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के नाम से जानते हैं, ये कॉक्स 2 को ब्लॉक करते हैं। उसके अलावा लॉक्स जो एंजाइम होता है ये ल्यूकोट्राइनेज बनाता है जो एलर्जी, अस्थमा और इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करता है। इसको ब्लॉक करने वाले जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि हम यूज़ करते हैं मोंटेल्यूकोस्ट हुआ, जो कि एक तरीका ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर होता है। शॉर्ट फॉर्म में समझें कि ये कॉक्स जो होता है पेन और स्वेलिंग में रोल अदा करता है और जो लॉक्स होता है वो एलर्जी और अस्थमा में रोल अदा करता है। अब आगे देखते हैं इम्यून सेल माइग्रेशन को कैसे रोकता है। तो जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हुआ, लिम्फोसाइट्स हुए, इसिनोफिल्स को इन्फ्लामेटरी साइट पर रीच नहीं करने देता है। ये जो होता है इंजेक्शन इम्यून सेल पे कैसे माइग्रेशन को रोकता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल हुआ, लिम्फोसाइट्स हुए, इसिनोफिल को
ये इन्फ्लेमेटरी साइट जहाँ पे सूजन होती है वहाँ पे रीच नहीं करने देता है और कैपिलरी परमिएबिलिटी कम हो जाती है और लाइसोसोम मेम्ब्रेन स्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम लीकेज नहीं होता है और जो टिश्यू होते हैं टिश्यू डैमेज नहीं होता है। अब ओवर एंड ऑल जो इसके मैकेनिज्म का जो रेट मिलता है, क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन सबको कंट्रोल हो जाता है और इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस होता है और एलर्जी जैसे कि टाइप की अस्थमा हुआ या ऑटोइम्यून जो कंडीशंस में ये हेल्प करता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी कि इसके इंडिकेशंस के बारे में, किसी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किसी कंडीशन में कर सकते हैं, जैसे कि जॉइंट हुआ, ऑर्थोपेडिक जो होते हैं वो रिमेटॉइड अर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, गाउट हुआ, बर्साइटिस हुआ, टेंडिनाइटिस हुआ, यानी कि जो टेंडन का जो इन्फ्लामेशन होता है जो उसको इसके जो इंट्रामस्कुलर जो होता है इसको इंट्रामस्कुलर भी देते हैं, इंट्रा ऑरिकुलर भी देते हैं, जैसे कि 15 to 60 mg डिपेंडिंग जॉइंट टाइप, जो ठीक है जॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग इसका डोज डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का जॉइंट से किस जॉइंट पे लगाना है। किसी तरीके की डर्मेटोलॉजिकल कोई कंडीशन है जैसे कि इंट्रालेजियोनल स्किन इंजेक्शन फॉर सोरियासिस हुआ, एक्जिमा हुआ या लाइकन प्लेनस हुआ, एलोपेशिया एरेटा हुआ, केलॉइड्स या सिस्टाइटिस एक्ने, जैसे इन सब में इसका जो डोज होता है 1 to 10 mg पर लेजन होता है, यानी कि एक जो लेजन होता है उसके अंदर 1 से 10 mg के बीच हम इस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे एलर्जी, यानी कि अगर एलर्जी हुई जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई एलर्जी हुई, जैसे कि सीवियर अस्थमा हुआ है, एलर्जिक राइनाइटिस हुआ या है फीवर हुआ है। सिस्टमिक डोज की बात करें तो इसको 40 to 100 mg पर सेशन दे सकते हैं। और ओकुलर, यानी कि अगर आँख से रिलेटेड अगर कोई बीमारी हुई है, डिजीज हुई है, तो उसका जो रहेगा, जैसे मैकुलर एडिमा हुआ जिसको हम यूवाइटिस बोलते हैं, इंट्रावेट्रियल जब आई प्रेशर एंड कैटरेक्ट रिस्क होता है, तो अदर्स से अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, रेमेटिक फीवर हुआ, किडनी या लीवर इन्फ्लामेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फ्लेयर अप्स, एड्रेनल डिसऑर्डर्स हुए। तो दोस्तों इन सारी डिजीज में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अलग अलग इसके डोज होते हैं जो कि डॉक्टर डिसाइड करते हैं सिचुएशन को, और उनकी जो वो होती है कहाँ पे बोन में लगाना है, स्किन में लगाना है, कोई एलर्जिक सिम्टम्स है तो उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रूट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये जो इंजेक्शन होता है सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर, नर्स या हॉस्पिटल या क्लिनिक में ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होना चाहिए। इस इंजेक्शन के रूट की बात करें तो उसको हम आई में, यानी कि इंट्रा मस्कुलर देते हैं, मसल में भी देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर जो कि सीधा जॉइंट में भी देते हैं, उसके अलावा इंट्रा लेजियोनल जो कि स्किन के लेजोन जैसे कि और इसके अलावा इंट्रा विट्रियल आई की साइड में भी देते हैं, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो देते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, सेल्फ इंजेक्शन बिल्कुल मत करना है, इसके इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ते हैं और एसेप्टिक टेक्निक का जो होता है ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए कभी कोई भी इंजेक्शन आप खुद से कभी भी नहीं लगाएं। अब अगर हम बात करें इसके इफेक्ट टाइम की, इसका असर कब होता है और कितने टाइम में होता है, तो ऑनसेट जो होता है तो 2 घंटे से लेकर 2 दिन तक क्या बोलते हैं इसका असर होता है, डिपेंडिंग ऑन रूट होता है और कंडीशन होती है, क्या कंडीशन और किस रूट से दिया गया है। रिलीफ की बात करें तो ये कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जॉइंट इंजेक्शन जो होते हैं 6 वीक इंटरवल में होता है और उसको हफ्ते में एक बार देना होता है, जो इसका जो डोज होता है 60 mg देते हैं और IM रूट से देते हैं। अब एक जो बड़ा सवाल होता है कि इसके डोजेस कैसे सेट होती हैं, तो जो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन कंडीशन होती है, टाइप एंड सीवेरिटी, पेशेंट का वेट क्या होता है, उसकी एज का, उसकी हेल्थ जो स्टेटस होती है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर इसका डोज डिसाइड करते हैं। और जो बच्चे होते हैं, जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको बिल्कुल भी इंजेक्शन का डोज नहीं देते हैं, उनके अंदर ये इंजेक्शन नहीं इस्तेमाल करते। अब हम दोस्तों इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन और जो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि इंजेक्शन जिस जगह पे लगा वहाँ पर दर्द का होना, स्वेलिंग का होना या फिर रेडनेस का हो जाना। उसके अलावा हेडेक का होना, डिजीनेस होना, फैटिग, एक्ने, इंसोम्निया या ब्लोटिंग जैसी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा इंक्रीज स्वेटिंग या फिर स्किन रैशेज देखने को मिलते हैं। अब जो इम्यून सप्रेशन जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ज़्यादा इन्फेक्शन का रिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, वीक बोन्स हुए, फ्रैक्चर या हाई बीपी का होना, फ्लूइड रिटेंशन का होना या वेट का ज़्यादा गेन होना। उसके अलावा आई इशू जैसे कि कैटरेक्ट का हो जाना, ग्लूकोमा होना, इंक्रीज इंट्राओकुलर जो प्रेशर होते हैं, आंखों के जो प्रेशर होते हैं उनका बढ़ जाना, ये सब बहुत ही
रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं और बहुत ही सीवियर होते हैं। उसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे कि एड्रेनल सप्रेशन का होना, कुशिंग गॉइट या फीचर्स, मूड स्विंग्स का होना, डिप्रेशन होना, ये सब बहुत ही रेयर होते हैं। अब हम इस इंजेक्शन के प्रिकॉशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करें तो अवॉइड एक्टिव इन्फेक्शन। अगर किसी को एक्टिव इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करें, जैसे कि टीबी हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, कैंसर या अल्सर या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज अगर किसी को है तो। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में सिर्फ डॉक्टर से एडवाइस देकर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। उसके बाद लाइव वैक्सीन अवॉइड ड्यूरिंग और विद इन 3 मंथ्स पोस्ट हाई डोज स्टेरॉइड, जो कि अगर किसी को लाइव वैक्सीन दी जा रही है तो ये 3 मंथ से पहले उसको इंजेक्शन को अवॉइड करें। ये उसके बाद किडनी, लीवर, हार्ट डिजीज कॉशन एंड डोज एडजस्ट ज़रूरी होता है। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो होता है 6 साल के कम के बच्चों में अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि कौन से ड्रग का इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि ब्लड शुगर मेडिसिन हुआ, इंसुलिन हुआ, मेटफॉर्मिन हुआ, एंटी डायबिटिक जो भी मेडिसिन होती हैं उनके साथ इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटी कोगुलेंट्स जैसे कि वारफेरिन हुआ, एंटी फंगल कीटोकोनाजोल, ये एंटीबायोटिक्स, ये HIV मेडिसिन अगर चल रही किसी को तो। हार्ट की मेडिसिन हुआ जैसे, उसके अलावा टीबी के ड्रग्स हुए, एपिलेप्सी एडजस्ट डोज आफ्टर डॉक्टर, अगर किसी को एपिलेप्सी की बीमारी है तो हम डोज एडजस्ट करके अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ती है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।